हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, यानी न्यूरॉन्स के थ्रू नर्व इम्पल्स कैसे जनरेट होती है और कैसे कंडक्ट होती है। इसको आज हम समझेंगे। आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि शुरू में हो सकता है थोड़ा सा ये डिफिकल्ट लगेगा, बट ये डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। एक बार आपको समझ में आ जाएगा, फिर कोई डिफिकल्टी नहीं लगेगी। लास्ट वीडियो में जब मैं न्यूरॉन का स्ट्रक्चर समझा रही थी तो मैंने कुछ बातें बताई थी न्यूरॉन्स के बारे में। तो बताया था कि इसकी दो यूनिक प्रॉपर्टी होती है। एक प्रॉपर्टी होती है एक्साइटेबिलिटी की। एक्साइटेबिलिटी का मतलब होता है कि अगर इसे कुछ भी स्टिमुलेशन मिलता है, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, तो ये एक्साइट हो जाती है या स्टिमुलेट हो जाती है और नर्व इम्पल्स जनरेट करती है। दूसरा, कंडक्टिविटी की, जो ये नर्व इम्पल्स जनरेट हो रही हैं वो न्यूरॉन्स में कंडक्ट हो जाती हैं। उसके बाद ये दूसरे न्यूरॉन जो इससे जुड़े होते हैं सिनैप्स के थ्रू, उसमें भी ट्रांसमिट हो जाती है। यानी कि ये नर्व इम्पल्स को कंडक्ट भी कर सकता है और उसे दूसरे न्यूरॉन तक ट्रांसमिट कर सकता है। मैंने ये भी बताया था कि जो दो न्यूरॉन्स हैं वो सिनैप्स के थ्रू जुड़े होते हैं। न्यूरॉन्स आपस में जुड़ते हैं और नर्व फाइबर बनाते हैं। जब बहुत सारे ऐसे नर्व फाइबर आपस में जुड़ते हैं तो वो नर्व बनाते हैं। आपस में एक बंडल में जब वो कलेक्ट होते हैं तो वो बनाते हैं नर्व। दो तरह के न्यूरॉन्स होते हैं, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में माइलिन शीथ पाई जाती है और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में माइलिन शीथ नहीं पाई जाती। ठीक है, तो दोनों में जो कंडक्शन का मैकेनिज्म है थोड़ा सा अलग है, जो इस वीडियो में मैं आगे आपको बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं, इसके मैकेनिज्म के बारे में समझते हैं कि कैसे होता है। कोई भी सेल हो, ठीक है, वो जब भी रेस्ट में होती है तो वो हमेशा सेल जो होती है पोलराइज स्टेट में रहती है। ये सपोज कोई भी एक सेल मैंने बनाई है, तो पोलराइज स्टेट का मतलब है जब ये सेल रेस्ट पर है तो इसके मेम्ब्रेन के बाहर का मतलब क्या हुआ, ECF यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और ICF हो गया इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। यानी कि इसके मेम्ब्रेन के बाहर ECF में पॉजिटिव आयंस ज़्यादा होते हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज होता है, और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज होता है। सेम न्यूरॉन भी एक सेल है, तो न्यूरॉन के संग भी सेम यही है कि जब वो रेस्ट में होती है तो वो पोलराइज स्टेट में रहती है। इसका मतलब ये है कि सपोज ये न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है, तो न्यूरॉन के बाहर ECF में जो मेम्ब्रेन है वो बाहर की तरफ पॉजिटिवली चार्ज होती है और अंदर की तरफ नेगेटिवली चार्ज होती है। ठीक है, इसे कहते हैं पोलराइज स्टेट। अब ये होता क्यों है? ये इसलिए होता है कि जैसे ये मेम्ब्रेन है कि मेम्ब्रेन के बाहर ECF में पॉजिटिव आयन यानी कि सोडियम आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है, और नेगेटिव आयंस भी होते हैं, क्लोराइड आयंस हैं, बाइकार्बोनेट आयंस हैं, और भी दूसरे आयंस होते हैं। लेकिन अभी मैंने यहाँ पे जो आयंस लिखे हैं वो मेजॉरिटी ऑफ आयंस के बारे में बात कर रही हूँ। तो बाहर क्या होता है कि सोडियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू नेगेटिव आयंस। तो इसी वजह से यहाँ पे जो चार्ज होता है मेम्ब्रेन के बाहर वो होता है पॉजिटिव चार्ज। अंदर की तरफ पोटेशियम आयन ज़्यादा होते हैं, लेकिन उसके कंपैरेटिवली जो नॉन डिफ्यूजिबल नेगेटिव आयंस हैं, जैसे प्रोटीन आयन है, सल्फेट आयन है, उनका कॉन्सेंट्रेशन पॉजिटिव आयन के कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। इसकी वजह से अंदर की तरफ जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, बाहर की तरफ पॉजिटिव आयन ज़्यादा है इसलिए पॉजिटिवली चार्ज होती है, अंदर की तरफ नेगेटिव आयन ज़्यादा है इसलिए नेगेटिवली चार्ज होती है। तो अगर हम माइक्रो इलेक्ट्रोड से अगर हम मेज़र करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को मेम्ब्रेन के बाहर और अंदर की तरफ, तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है -70 मिली वोल्ट का। बहुत सी बुक्स में थोड़ा सा अलग दे रखा है, किसी में 80 मिली वोल्ट का भी दे रखा होता है, किसी में -60 मिली वोल्ट भी दे रखा है, किसी में -80 भी दे रखा है। तो उसमें इतना बॉदर करने वाली बात नहीं है। एक जनरल हम बताते हैं कि -70 मिली वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इससे सिंस ये तब है जब मेम्ब्रेन रेस्ट पर है, ठीक है, मेम्ब्रेन जब रेस्ट पर है तब ये पोटेंशियल डिफरेंस है, इसलिए इसे बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब आप सिंपल भाषा में से ऐसे समझ सकते हो कि ये माइनस जो साइन है, ठीक है, 70 मिली वोल्ट तो उसका मेजरमेंट हो गया, माइनस साइन ये दिखा रहा है कि अंदर की तरफ नेगेटिव आयंस ज़्यादा है। इसको सिंपल, और डिफरेंस का मतलब हो गया, आप सिंपल भाषा में से ऐसे समझ सकते हो कि ये बता रहा है कि बाहर के कंपैरेटिवली अंदर नेगेटिव आयंस इतने ज़्यादा हैं, या दूसरे शब्दों में मैं कहूँ कि बाहर के कंपैरेटिवली अंदर पॉजिटिव आयंस इतने कम हैं। ठीक है, तो ये कितना होता है, -70 मिली वोल्ट, जिसे बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब न्यूरॉन के लिए बहुत ज़रूरी है कि बाहर की तरफ सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो और अंदर पोटेशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो।
अब मैंने ये बोला कि बाहर सोडियम आयन ज़्यादा होते हैं, अंदर पोटेशियम आयन ज़्यादा होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर पोटेशियम आयन नहीं होते या अंदर सोडियम आयन नहीं होते। बाहर पोटेशियम आयन भी होते हैं, अंदर सोडियम आयन भी होते हैं, लेकिन इनका कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होता है। बाहर सोडियम आयन का ही कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है और अंदर पोटेशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है। तो न्यूरॉन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो आयन्स का बैलेंस है कि बाहर सोडियम आयन ज़्यादा हो, अंदर पोटेशियम आयन ज़्यादा हो, ये ऐसे ही मेंटेन रहे। अच्छा, न्यूरॉन जो होता है ये ऐसा कैसे मेंटेन होता है ये भी मैं अभी आपको बताऊंगी। न्यूरॉन्स जो होता है, न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन होती है, जो दूसरी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है उनकी तरह ये भी जो मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिव परमेबल होती है। सिलेक्टिव परमेबल का मतलब होता है कि ये कुछ आयंस को ही अलाउ करती है अपने आर पार जाने को। मतलब कुछ आयंस जो होते हैं वो मूव कर सकते हैं इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल, ठीक है। तो ये कुछ आयन को ही अलाउ करती है, इसे बोलते हैं सिलेक्टिव परमेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है वो मैं आपको समझाती हूँ। इसे समझने के लिए आपको सिंगर निकोल्सन मॉडल को समझना होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। सिंगर निकोल्सन क्या कहते हैं कि फॉस्फोलिपिड की बायलेयर्स होती है मेम्ब्रेन में और उनके बीच बीच में इस तरह से प्रोटीन्स धसे हुए होते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स के बीच में रास्ता होता है, इन रास्तों को बोलते हैं चैनल्स, ठीक है। तो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन में क्या होता है, सभी मेम्ब्रेन्स में कह लीजिए ये जो चैनल्स होते हैं हर आयंस के लिए अलग अलग होते हैं। सोडियम आयन के लिए अलग चैनल होगा, पोटेशियम आयन के लिए अलग चैनल होगा, क्लोराइड आयन के लिए अलग चैनल होगा, या कैल्शियम आयन के लिए अलग चैनल होगा। तो जिन जिन आयंस के लिए ये चैनल्स बने होते हैं वो तो आसानी से डिफ्यूजेबल होते हैं, यानी कि अंदर बाहर जा सकते हैं, लेकिन जिन आयंस के लिए चैनल नहीं होते वो बाहर नहीं जा सकते या बाहर से अंदर नहीं आ सकते। इसलिए जो मेम्ब्रेन होती है वो सिलेक्टिव परमेबल होती है। अब मैंने ये वाली बात आपको बताई थी कि न्यूरॉन के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो ये चीज़ मेंटेन रखे कि बाहर सोडियम आयन ज़्यादा हो और अंदर पोटेशियम आयन ज़्यादा हो। अब ये कैसे करते हैं वो मेंटेन, जैसे ये न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है, ये वो फॉस्फोलिपिड लेयर है जिसको मैं एक लाइन के थ्रू दिखा रही हूँ, और ये वो प्रोटीन्स हैं जो उसमें धसी हुई हैं, और ये बीच में जो देख रहे हो आप ये चैनल्स हैं जिसके थ्रू आयंस जो होते हैं वो मूव कर सकते हैं अंदर बाहर, ठीक है। तो ये तो चैनल्स मैंने बताया अलग अलग आयन के लिए अलग अलग आयन के लिए चैनल्स होते हैं, लेकिन इसके अलावा इस चीज़ को मेंटेन रखने के लिए कि बैलेंस जो होता है कि बाहर सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो और अंदर पोटेशियम आयन का, एक सोडियम पोटेशियम पंप भी काम करता है इन मेम्ब्रेन्स में। सोडियम पोटेशियम पंप ये एक्चुअल में होता क्या है, ये एक तरह का प्रोटीन ही है। ये क्या करता है कि 3 सोडियम आयंस को अंदर से बाइंड करता है और उसे बाहर ट्रांसपोर्ट करता है, और बाहर से 2 पोटेशियम आयन को बाइंड करके अंदर ट्रांसपोर्ट करता है। बाइंड करके मतलब बाहर से पोटेशियम आयन को अंदर ट्रांसपोर्ट करता है और अंदर से 3 सोडियम आयंस को बाहर ट्रांसपोर्ट करता है। बाहर से 2 पोटेशियम आयन, अंदर से 3 पोटेशियम आयन। ये होता कैसे, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है, ठीक है। तो इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, इसलिए इसमें एनर्जी यूज होती है जो हमें मिलती है एटीपी से। ये एनर्जी हमें किससे मिलती है, एटीपी से। एक एटीपी का यूज करके ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है 3 सोडियम आयंस को बाहर करता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, और बाहर से 2 पोटेशियम आयन को अंदर करता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। तो ये सोडियम पोटेशियम पंप हमेशा काम करता रहता है, ये रेगुलरली काम कर रहा है, ठीक है। और इस तरह से आयन को ये बैलेंस रखता है जिससे कि बाहर सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहे, अंदर पोटेशियम आयन का। अब बात करते हैं इन चैनल्स की। ये चैनल्स मैंने बताया था अलग अलग आयंस के लिए अलग अलग चैनल्स होते हैं। ये चैनल्स भी 4 तरह के होते हैं। एक होता है लीकी चैनल्स, मैकेनिकली गेटेड चैनल्स, वोल्टेज गेटेड चैनल, लाइगेंड गेटेड चैनल्स। अब लीकी चैनल्स वो चैनल्स हैं जो हमेशा खुले रहते हैं, ठीक है। इनमें कोई गेट नहीं होता। जैसे एक गेटेड चैनल्स आप नाम से समझो, गेट का मतलब ये नहीं है कि कोई दरवाज़ा लगा है। एक्चुअली इनमें जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होता है कि ये बंद और खुल सकते हैं। गेटेड चैनल्स का मतलब है कि इनमें प्रोटीन के स्ट्रक्चर की वजह से कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है कि ये बंद भी हो सकते हैं और खुल भी सकते हैं। लीकी चैनल्स का मतलब है ये हमेशा खुले रहते हैं। तो जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन होती है वो सोडियम के लिए पुअरली परमेबल होती है, जबकि पोटेशियम के लिए बहुत परमेबल होती है। इसके पीछे का कारण है ये लीकी चैनल्स। ये जो लीकी चैनल्स हैं सभी आयंस के लिए होते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया कि पोटेशियम आयन के लिए लीकी चैनल्स बहुत होते हैं, ज़्यादा होते हैं, लेकिन सोडियम आयन के लिए ये लीकी चैनल्स कम होते हैं।
ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, पोटेशियम आयन तो डिफ्यूज हो सकते हैं अंदर बाहर, लेकिन सोडियम आयन के लिए लीकी चैनल्स ना के बराबर हैं, इसलिए ये जो मेम्ब्रेन होती है वो सोडियम आयन के लिए पुअरली परमेबल होती है। तो ये तो बात हो गई लीकी चैनल्स की जो हमेशा खुले रहते हैं, तो उसमें से आयन अंदर बाहर आते जाते रहते हैं। बाकी के जो 3 हैं वो हैं गेटेड चैनल्स। ये गेटेड चैनल्स यानी कि ये बंद भी हो सकते हैं, खुल भी सकते हैं। अब ये बंद और खुलते कब हैं, ये तब बंद या खुलते हैं जब इन्हें इनके हिसाब से स्टिमुलेशन मिलता है। जैसे मैकेनिकली गेटेड चैनल्स, जैसे नाम से पता चल रहा है मैकेनिकली, मतलब जब कोई इन्हें मैकेनिकल स्टिमुलेशन मिलता है, मैकेनिकल प्रेशर हो या वाइब्रेशन हो, जैसे साउंड वेव्स वगैरह होती हैं हमारे ईयर में जो न्यूरॉन्स हैं, तो जब साउंड वेव्स उन तक जाती है यानी वाइब्रेशन जाता है, तो वो क्या होता है, वो न्यूरॉन काम करते हैं, मतलब उनकी ये जो गेटेड चैनल्स हैं वो काम करते हैं। तो मैकेनिकली गेटेड चैनल्स तब खुलते हैं जब कोई मैकेनिकल कोई चेंज आता है या मैकेनिकल प्रेशर या कुछ भी मैकेनिकल चेंज स्टिमुलेशन उन्हें मिलता है। वोल्टेज गेटेड चैनल तब खुलते हैं जब कोई भी जब जो पोटेंशियल है उसमें चेंज आता है, पोटेंशियल या वोल्टेज में चेंज आता है, तब ये खुलते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल। अब इनके बारे में मैं आगे बताऊंगी कि कहाँ पे कौन से चैनल्स काम करते हैं और किस तरह से काम करते हैं। लाइगेंड गेटेड चैनल्स वो होते हैं जो किसी केमिकल के इन्फ्लुएंस में आकर बंद या खुलते हैं। वैसे तो ये बंद रहते हैं, लेकिन जब कोई केमिकल का इन्फ्लुएंस आता है, कोई भी केमिकल इनसे अटैच होता है, तब जाके कोई भी केमिकल के स्टिमुलेशन से ये खुलते हैं, लाइगेंड गेटेड चैनल्स। तो ये 4 तरह के चैनल्स होते हैं। अब जब आप मैकेनिज्म समझोगे कि कैसे नर्व इम्पल्स डेवलप होती है, तब आपको इन चारों तरह के चैनल्स का रोल समझ में आ जाएगा। लीकी चैनल्स तो आप समझ ही गए हो कि जो हमेशा खुले रहते हैं, तो अंदर बाहर जो आयंस है वो आराम से आ जा सकते हैं। बाकी ये 3 जो हैं वो कब खुलते हैं, ये अभी आप मैकेनिज्म समझोगे तो सब समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं कि मैकेनिज्म की, यानी कि जो नर्व इम्पल्स है वो कैसे जनरेट होती है। अब हम समझते हैं मैकेनिज्म ऑफ नर्व इम्पल्स जनरेशन। ये जैसे मैंने एक रफ डायग्राम बनाया है न्यूरॉन का, ये एक्सोन है, ये डेंड्राइट्स हैं। तो एक एग्जांपल के तौर पे लेती हूँ, जैसे हमारी स्किन है, स्किन के नीचे न्यूरॉन्स होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं। अब अगर कोई हमें टच करता है तो टच करने से क्या होगा, मैकेनिकल प्रेशर क्रिएट होगा, यानी क्या स्टिमुलेशन मिला, मैकेनिकल स्टिमुलेशन मिला। मैकेनिकल प्रेशर से क्या होगा कि डेंड्राइट्स में जो मैकेनिकल गेटेड चैनल्स हैं सोडियम आयन के लिए वो खुल जाते हैं। अब जब ये मैकेनिकल गेटेड चैनल खुल जाते हैं तो जो मेम्ब्रेन में सोडियम पोटेशियम पंप काम कर रहा है वो काम करना बंद कर देता है। ठीक है। अब क्या होगा, जैसे मैकेनिकल गेटेड चैनल्स खुले, सोडियम आयन अंदर आने लगते हैं। तो अंदर आने से क्या होगा कि पहले जो अंदर का पोटेंशियल -70 MV था, वो धीरे धीरे पॉजिटिव की तरफ जाने लगता है। यानी पहले -70 से 68, 66, फिर 64, मतलब ऐसे धीरे धीरे करके ये पहुंच जाता है -60 MV तक। ठीक है। तो जैसे ये -60 MV तक पहुंचता है, ये एक सिग्नल होता है न्यूरॉन के लिए कि जो इन्फॉर्मेशन या जो स्टिमुलेशन इसे मिला है वो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग इनफ है एक नर्व इम्पल्स जनरेट करने के लिए। अब ये जो डेंड्राइट्स होते हैं ये इस सिग्नल को लेके कहाँ आते हैं, यहाँ आते हैं एक्सॉन हिलॉक तक। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो डेंड्राइट्स हैं ये छोटे छोटे एम्प्लॉय हैं किसी भी कंपनी के, एक मान के चलते हैं, और ये जो एक्सॉन हिलॉक है ये मैनेजर है। अब ये जितनी भी इंफॉर्मेशन ये एम्प्लॉय कलेक्ट कर रहे हैं, ये कहाँ किस पे लेके जाते हैं, मैनेजर पे। अब मैनेजर डिसाइड कर रहा है कि ये जो इन्फॉर्मेशन ये स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, यानी इसको आगे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो जैसे ही ये मैकेनिकल गेटेड चैनल खुलते हैं और पोटेंशियल में चेंज आने लगता है, तो ये सारे सिग्नल्स कहाँ जाते हैं, एक्सॉन हिलॉक पे। अब जैसे ही ये पोटेंशियल -70 MV से -60 MV तक हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये एक सिग्नल होता है ये बताने के लिए कि जो भी इंफॉर्मेशन या स्टिमुलेशन मिला है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि एक नर्व इम्पल्स जनरेट हो सकती है इससे। तो अब यहाँ पे जो एक्सॉन है, यहाँ पे एक्सॉन में जो वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं। ये जो वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं ये पोटेशियम आयन के लिए भी प्रेजेंट होते हैं और ये सोडियम आयन के लिए भी प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे ही ये सिग्नल मिलता है कि जो पोटेंशियल है वो -70 से -60 हो गया है, -70 MV से -60 MV हो गया है, तो क्या होता है कि जो सोडियम आयन के वोल्टेज गेटेड चैनल हैं वो तो खुल जाते हैं, लेकिन पोटेशियम आयन के जो वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं वो थोड़े सुस्त होते हैं, वो अभी बंद रहते हैं।
तो जैसे ही सोडियम आयन के वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाते हैं तो बाहर से जो सोडियम है ECF से वो तेज़ी से अंदर आने लगता है। तो जैसे जैसे सोडियम अंदर आएगा, क्योंकि बाहर क्या है, सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो बाहर से सोडियम अंदर आने लगता है। तो जैसे सोडियम अंदर आएगा तो अंदर आने से क्या होगा कि जो ये -60 MV था वो तेज़ी से पॉजिटिव की तरफ जाने लगेगा। यानी -60 से हो जाएगा -50, फिर -40, -30, फिर प्लस में पहुंच जाएगा +10, +20, +30, +40, +50। जैसे ही ये +50 पे पहुंचता है उस समय क्या होता है कि ये जो सोडियम आयन के वोल्टेज गेटेड चैनल हैं ये बंद हो जाते हैं और जो अंदर का चार्ज था वो रिवर्स हो जाता है। पहले अंदर क्या था, नेगेटिव चार्ज था, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये क्या हो गया +50, यानी कि अंदर कैसा माहौल बन गया, पॉजिटिव माहौल बन गया। यानी कि अंदर की जो मेम्ब्रेन हो गई वो पॉजिटिवली चार्ज हो गई। और बाहर से क्योंकि सोडियम आयन अंदर आ गए हैं, यानी जो पॉजिटिव आयन है वो अंदर आ गए हैं, तो बाहर क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, इसलिए बाहर का जो माहौल है वो कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। अब जैसे ही ये +50 पे पहुंचा, चार्जेस क्या हो गए, रिवर्स हो गए। इस स्टेज को कहते हैं डीपोलराइज होना। पहले क्या स्टेज थी, रेस्टिंग स्टेज थी, पोलराइज स्टेज, जिसमें बाहर पॉजिटिव थे अंदर नेगेटिव थे। लेकिन जैसे ही ये +50 पे पोटेंशियल पहुंचा, रिवर्स हो गए चार्जेस, और अब इस स्टेज को क्या बोलेंगे, डीपोलराइज्ड स्टेज। और इस प्रोसेस को बोलते हैं डीपोलराइजेशन। ठीक है, यानी कि एक्शन पोटेंशियल का डेवलप होना। एक्शन पोटेंशियल यानी नर्व इम्पल्स का जनरेट होना। ठीक है, जैसे ही ये +50 पे पहुंचता है एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो गया। या एक बात बताना चाहती हूँ कि मैंने कहा था कि एक जो स्टिमुलेशन मिल रहा है उसकी एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ होनी बहुत ज़रूरी है, तभी नर्व इम्पल्स डेवलप होता है। तो जैसे ही ये -70 से -60 पे पहुंचा, क्या हुआ, वोल्टेज गेटेड चैनल खुल गए और मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो गई। तो ये जो पोटेंशियल है जिस पर कोई नर्व इम्पल्स जनरेट हुई है, इसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। यानी ये वो मिनिमम स्ट्रेंथ है जिस पर कोई नर्व इम्पल्स जनरेट होती है, इसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। तो इतना आपको समझ में आया कि डीपोलराइज स्टेट क्या है, कि जब चार्जेस जो होते हैं वो रिवर्स हो जाते हैं, बाहर नेगेटिव हो जाता है, अंदर पॉजिटिव हो जाता है। अब जैसे ही +50 पे पहुंचा, क्या हुआ, एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो गया। अब सोडियम आयन के जो चैनल्स हैं वो तो बंद हो गए, लेकिन यहाँ पे जो पोटेशियम आयन के चैनल्स हैं वो खुल जाते हैं। अब जब पोटेशियम आयन के चैनल्स खुल गए तो अंदर, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन पोटेशियम आयन की ज़्यादा है, तो अंदर से जो पोटेशियम आयन है वो बाहर जाने लगते हैं। जब अंदर से पोटेशियम आयन बाहर जाने लगेंगे तो क्या होगा, अंदर पॉजिटिव चार्जेस कम होने लगेंगे और बाहर वापस से पॉजिटिव चार्जेस बढ़ जाएंगे। तो जैसे धीरे 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 पोटेशियम बाहर जाता जाएगा तो बाहर का माहौल तो वापस से कैसे हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और अंदर का जो माहौल होगा वो वापस से नेगेटिव की तरफ चला जाएगा। जैसे कि अंदर का पहले क्या था, किस पे पोटेंशियल डेवलप हुआ था, एक्शन पोटेंशियल +50 MV पर। अब जैसे जैसे पोटेशियम आयन बाहर जाने लगेंगे तो ये वापस से फिर नेगेटिव की तरफ जाने लगेगा। जैसे +40 होगा, +30, फिर +20, फिर माइनस में -10, -20, ऐसे करके -50, -70 और फिर हो जाएगा -80। अब आप कहोगे -80 क्या होता है, कि जब पोटेशियम आयन बाहर जाने लगते हैं तो उस समय उनको इतना जोश में, जैसे कहते हैं ना, जोश में होते हैं, तो वो उतना आइडिया नहीं होता कि हमें कहाँ पर रोकना है। तो क्या होता है कि ये जो पोटेंशियल है वो -70 से थोड़ा नीचे चला जाता है। इस कंडीशन को कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन, यानी कि मेम्ब्रेन हाइपर पोलराइज्ड हो गई। अब जैसे ही इस सिचुएशन पे मेम्ब्रेन पोटेंशियल पहुंचता है, अब क्या होता है कि जो पोटेशियम के जो चैनल्स हैं वो भी बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो अब वापस से क्या हुआ, बाहर का माहौल कैसा हो गया, पहले था नेगेटिव हो गया था ना, रिवर्स हो गया था डीपोलराइजेशन में। अब पोटेशियम आयन के जाने से क्या होगा, बाहर का माहौल फिर से कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया, और यहाँ से क्योंकि पोटेशियम आयन बाहर चले गए तो अंदर का माहौल कैसा हो गया, वापस से नेगेटिव हो गया। यानी कि मेम्ब्रेन अपनी पुरानी स्टेज में आ गई। चार्जेस के हिसाब से देखें, बाहर पॉजिटिव, अंदर नेगेटिव, पुरानी पोलराइज स्टेज में आ गई। लेकिन एक डिफरेंस है, पहले क्या था, सोडियम आयन बाहर जाते थे, पोटेशियम आयन अंदर जाते थे, लेकिन अब
उल्टा हो गया, बाहर पोटेशियम आयन ज़्यादा हो गए, अंदर सोडियम आयन ज़्यादा हो गए, तो ये उल्टा हो गया ना। अब यहाँ पे क्या काम करता है, सोडियम पोटेशियम पंप, ये वापस से काम करता है। जिसने काम करना यहाँ पे बंद कर दिया था क्योंकि मैकेनिकल गेटेड चैनल खुल गए थे, अब वो यहाँ पे वापस से काम करने लगता है। ये सोडियम पोटेशियम पंप का क्या करेगा, अंदर से 3 सोडियम आयन को लेगा और बाहर से 2 पोटेशियम आयन को लेगा और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए इनको पंप कर देगा। अंदर से 3 सोडियम आयन को बाहर पंप कर देगा और बाहर से 2 पोटेशियम आयन को अंदर पंप कर देगा विद द हेल्प ऑफ एटीपी। तो इस तरह से धीरे धीरे क्या होता है कि बाहर जो होता है वापस से सोडियम आयन पहुंच जाते हैं और अंदर पोटेशियम आयन पहुंच जाते हैं। तो ये जो एक्शन पोटेंशियल है ये एक्चुअल में क्या है, नर्व इम्पल्स है। तो नर्व एक्चुअली होती क्या है, नर्व एक्चुअली क्या होती है, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन की एक इलेक्ट्रोकेमिकल वेव होती है। अब ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल वेव है, अभी जो मैंने आपको बताया, जो भी चेंजेस हो रहे हैं ये एक्सॉन के एक पार्ट में हो रहे हैं, पूरे एक्सॉन में नहीं होते। सपोज ये एक पार्ट है एक्सॉन का ए, यहाँ तक, ठीक है, ये यहाँ तक हो रहे हैं। अब ये जो नर्व इम्पल्स यहाँ जनरेट हुई है वो आगे कैसे बढ़ती है, तो इसके बारे में मैं अब आपको बताती हूँ। इसको पहले रब कर दूँ, नहीं तो आपको कुछ क्लियर नहीं हो पाएगा। जब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे वोल्टेज गेटेड चैनल सोडियम आयन के लिए खुल जाते हैं और अंदर सोडियम आयन आने लगते हैं, ठीक है, तो फिर क्या होता है, डीपोलराइजेशन की तरफ मेम्ब्रेन जाने लगती है। इसमें से कुछ सोडियम आयन जो होते हैं वो यहाँ मूव कर जाते हैं दूसरे पार्ट में। तो जैसे ही यहाँ पे सोडियम आयन पहुँचे तो क्या होगा, यहाँ पे जो -70 का था पोटेंशियल उसमें चेंज आएगा और वो -60 तक पहुंच जाता है, ठीक है। जैसे थोड़े पहुंचे तो ये पॉजिटिव की तरफ गया, -70 से ये पहुंच गया -60 तक। अब -60 तक जैसे ही पहुंचा ये क्या हुआ, ये सिग्नल हुआ आगे वाले पार्ट के लिए। जैसे सपोज ये पार्ट बी है तो इसके लिए ये सिग्नल हुआ कि एक स्टिमुलेशन मिला है एक प्रॉपर स्ट्रेंथ का। तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे जो वोल्टेज गेटेड चैनल हैं सोडियम आयन के लिए वो खुल जाएंगे और बाहर से तेज़ी से सोडियम आयन अंदर आने लगेंगे। अब तेज़ी से अंदर आने लगेंगे तो -60 से ये पहुँच जाएगा वापस से +50 MV तक, जैसे यहाँ पे हुआ था। यानी मेम्ब्रेन जो होगी वो डीपोलराइज हो जाएगी, अंदर पॉजिटिव हो जाएगा बाहर नेगेटिव हो जाएगा। अब जब ये +50 तक पहुंच गया तो क्या होगा, पोटेशियम के जो वोल्टेज गेटेड चैनल हैं वो खुल जाएंगे और अंदर से पोटेशियम आयन जाने लगेंगे बाहर। अब जैसे ही वो बाहर जाएंगे तो फिर वापस से मेम्ब्रेन रीपोलराइज हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे भी एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। उसके बाद सोडियम पोटेशियम पंप काम करेगा और वापस से सोडियम आयन को बाहर कर देगा, पोटेशियम आयन को अंदर कर देगा। तो ये जो वेव है, ये जो कंडक्शन है, ये एक न्यूरॉन के एक पार्ट से दूसरे, दूसरे से तीसरे ऐसे आगे बढ़ता जाता है और इस तरह से नर्व इम्पल्स जो होती है कंडक्ट होती है। तो ये आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये वाली बात कि कैसे नर्व इम्पल्स जनरेट होती है और कैसे नर्व इम्पल्स कंडक्ट होती है। नर्व इम्पल्स एक्चुअली है क्या, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन की एक इलेक्ट्रोकेमिकल वेव है। इसको मैं एक ग्राफ के जरिए बताती हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब मैं डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन के प्रोसेस को आपको इस ग्राफ के ज़रिए समझाती हूँ। मैंने बताया था कि जब न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेज में होते हैं तो पोलराइज्ड होते हैं, ठीक है। तो तब अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो वो होता है -70 मिलीवोल्ट का। इसे बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। लेकिन जैसे ही कोई स्टिमुलस मिलता है तो क्या होता है कि सोडियम चैनल्स, अब जैसे मैकेनिकल स्टिमुलेशन मिला तो मैकेनिकल गेटेड चैनल्स जो होते हैं सोडियम आयंस के लिए वो खुल जाते हैं। तो क्या हुआ, धीरे धीरे जो पोटेंशियल है, अब क्योंकि बाहर से सोडियम आयन, जब सोडियम गेटेड चैनल खुल गए तो बाहर से सोडियम आयन अंदर आने लगे, तो क्या हुआ, पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव की तरफ जाने लगा। तो -70 से धीरे धीरे करके वो -60 हुआ। इससे जैसे ही वो -60 हुआ, ये सिग्नल होता है न्यूरॉन के लिए कि एक हमें स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन मिला है। तो फिर क्या होता है, वोल्टेज गेटेड चैनल जो होते हैं सोडियम आयन के लिए वो खुल जाते हैं। तो तेज़ी से जो सोडियम है वो बाहर से अंदर आने लगता है। जब सोडियम बाहर से अंदर आने लगता है तो अंदर का माहौल पॉजिटिव होने लगता है, यानी जो पोटेंशियल है वो पॉजिटिव की ओर जाने लगता है और मेम्ब्रेन जो होती है वो डीपोलराइजेशन की तरफ जाने लगती है, यानी डीपोलराइज होने लगती है, ठीक है। तो ये जो स्टिमुलस जिस पर
वो जिस पर वो नर्व इम्पल्स डीपोलराइज हो रही है या जनरेट हो रही है उसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। ठीक है, अब क्या होता है, धीरे 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 जैसे जैसे सोडियम आयन अंदर आने लगे ये पॉजिटिव की ओर जाने लगे और ये पहुंच गए +50 तक। जैसे ये +50 तक गए तो क्या हुआ, अब सोडियम के लिए जो वोल्टेज गेटेड चैनल है वो बंद हो जाते हैं और मेम्ब्रेन कैसी हो गई, डीपोलराइज होने का मतलब है चार्जेस जो है रिवर्स हो गए। अब मेम्ब्रेन बाहर की तरफ से कैसी है, नेगेटिव है, अंदर कैसी है, पॉजिटिव है, यानी रिवर्स हो गए चार्जेस। इसे कहते हैं डीपोलराइज होना या एक्शन पोटेंशियल डेवलप होना। अब जो सोडियम आयन अंदर आए हैं उनमें से, अब जैसे ये मैंने बताया कि जो हो रहा है ये एक पोर्शन में हो रहा है, न्यूरॉन के जो एक्सोन की मेम्ब्रेन है ये उसके एक पोर्शन में हो रहा है, उसके बगल वाले पोर्शन में अभी नर्व इम्पल्स जनरेट नहीं हुई, ये कंडक्ट होगी। तो ये कंडक्ट कैसे हुई, यहाँ से जो न्यूरॉन जो सोडियम आयंस आए उनमें से कुछ सोडियम आयंस चले गए बगल उसके पास वाले पोर्शन में। वहाँ पे क्या हुआ, जैसे वहाँ सोडियम आयन पहुंचे तो वहाँ पे भी क्या हुआ, माहौल पॉजिटिव होने लगा। वहाँ पे भी क्या हुआ, 70 से 60 की ओर चला गया पोटेंशियल। उससे क्या हुआ, वहाँ के जो वोल्टेज गेटेड चैनल थे सोडियम आयन के लिए वो खुल गए और तेज़ी से सोडियम अंदर आने लगा। फिर क्या हुआ, वहाँ पे भी यही प्रोसेस होने लगा, पॉजिटिव की ओर जाने लगा, यानी मेम्ब्रेन पोलराइज हो गई। मेम्ब्रेन जो है डीपोलराइज हो गई। वहाँ तो डीपोलराइज हो गई, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जब मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो गई तो यहाँ पे जो वोल्टेज गेटेड चैनल थे सोडियम के लिए वो बंद हो गए। अब जो वोल्टेज गेटेड चैनल थे पोटेशियम आयन के लिए खुल गए। तो क्या हुआ, जो अंदर से पोटेशियम आयंस हैं वो बाहर जाने लगे, जिससे क्या हुआ, वापस से बाहर का माहौल पॉजिटिव होने लगा और अंदर का माहौल, क्योंकि वहाँ से पॉजिटिव आयंस जा रहे हैं तो अंदर का माहौल नेगेटिव होने लगा। तो ये जो मेम्ब्रेन है ये फिर से अंदर का जो माहौल है वो कैसा होने लगा, वापस से नेगेटिव होने लगा। अब जो पोटेशियम आयन है, जैसे कहते हैं ना थोड़ा जोश में होते हैं तो ज़रूरत से ज़्यादा चले गए, तो उससे क्या हुआ, मेम्ब्रेन जहाँ यहाँ पे -70 तक होना चाहिए, लेकिन क्या हुआ, जो पोटेंशियल है वो कितना हो गया, -80 पे। इस स्टेज पे बोलते हैं हाइपर पोलराइज होना मेम्ब्रेन का। मेम्ब्रेन कैसी हो गई, हाइपर पोलराइज्ड हो गई। उसके बाद वापस से ये 70 पे पहुंच गई, यानी कि मेम्ब्रेन वापस से रीपोलराइज्ड हो गई। अब जैसे ही मेम्ब्रेन रीपोलराइज्ड हुई तो क्या हुआ, पोटेशियम आयन के लिए जो वोल्टेज गेटेड चैनल थे वो बंद हो गए। अब लेकिन क्या हुआ, सेम वही हो गया, बाहर पॉजिटिव हो गया, अंदर नेगेटिव हो गया, लेकिन डिफरेंस क्या है कि बाहर पोटेशियम आयन ज़्यादा है, अंदर सोडियम आयन ज़्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, होना क्या चाहिए कि बाहर सोडियम आयन ज़्यादा होने चाहिए, अंदर पोटेशियम आयन। तो यहाँ पे क्या करता है, सोडियम पोटेशियम पंप काम करता है। ठीक है, तो वो वापस से ओरिजिनल स्टेट में पहुंच जाते हैं। तो यहाँ से लेके जब मेम्ब्रेन डीपोलराइज हुई और सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल बंद हो गए, वहाँ से लेकर ये जो जब तक वो ओरिजिनल स्टेट पर पहुँचती है मेम्ब्रेन, तब तक का ये जो टाइम है इसे बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस टाइम पर जो मेम्ब्रेन है वो दूसरे स्टिमुलेशन के लिए रिस्पॉन्ड नहीं करती। अगर कोई दूसरा स्टिमुलेशन मिलता भी है तो रिस्पॉन्ड नहीं करती। क्यों? क्योंकि जो सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल थे वो नहीं खुलते। इस पीरियड को बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। दूसरा होता है ऑल और नन लॉ। ऑल और नन लॉ क्या कहता है कि जैसा मैंने बताया कि एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ का स्टिमुलेशन ज़रूरी है, तो वो होता है थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। तो अगर इस स्ट्रेंथ का स्टिमुलेशन मिलता है तो नर्व इम्पल्स जनरेट होती है, लेकिन अगर इस स्ट्रेंथ का स्टिमुलेशन नहीं मिलता तो नर्व इम्पल्स जनरेट नहीं होती। लेकिन अगर इससे ज़्यादा स्ट्रेंथ का स्टिमुलेशन मिलता है तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लार्जर या बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की नर्व इम्पल्स जनरेट होगी, तो या तो नर्व इम्पल्स जनरेट होगी या नहीं होगी। इसे बोलते हैं ऑल और नन लॉ। ठीक है, अब जैसे ये मैंने आपको बताया कि ये जो सारा प्रोसेस समझाया तो आपको लग रहा होगा कि इसमें तो यार बहुत टाइम लगता है, पर ऐसा नहीं होता। ये बहुत कम टाइम में होता है। 1 सेकंड के 1000वें पार्ट में ये पूरा प्रोसेस हो जाता है डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन का। यानी कितना फास्ट होता है। ऐसा देखने में और समझने में लग रहा है कि ये कितना स्लो प्रोसेस है और कितना टाइम टेकन प्रोसेस है, लेकिन ऐसा नहीं होता। बहुत फास्ट होता है, बहुत फास्ट। जैसा मैंने बताया कि 1 सेकंड के 1000वें पार्ट में। तो इस ग्राफ से आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अब मैं बताती हूँ कि माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में जो कंडक्शन है वो कैसे होता है। आपको बता रही हूँ कि जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं उनमें कैसे होता है कंडक्शन। जनरेशन तो सेम प्रोसेस है,
डीपोलराइजेशन होगा, रीपोलराइजेशन होगा, सोडियम आयन अंदर आएंगे, डीपोलराइजेशन होगा, उसके बाद वापस पोटेशियम आयन बाहर जाएंगे तो हाइपरपोलराइज या रीपोलराइज हो जाएगी मेम्ब्रेन। लेकिन कंडक्शन थोड़ा सा डिफर होता है। कंडक्शन में क्या होता है कि क्योंकि इसमें माइलिन शीट होती है, और मैंने बताया था कि जो माइलिन शीट होती है वो लिपिड या फैट मटेरियल्स की बनी होती है जो इंसुलेटेड होता है। यहाँ पर कोई चैनल्स प्रेजेंट नहीं होते, तो माइलिन शीट पर जो एक्सचेंज है आयंस का वो नहीं हो सकता। ये जो एक्सचेंज है वो सिर्फ कहाँ होता है, नोड्स ऑफ रैनवियर में, जो कि बीच बीच में जो माइलिन शीट के बीच में जो इंटरप्टेड पार्ट है, यस, उसे बोलते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर। तो ये जो एक्सचेंज हो रहा है, यानी ये जो चैनल्स हैं वो सिर्फ नोड्स ऑफ रैनवियर में प्रेजेंट होते हैं। तो जो एक्सचेंज हो रहा है सोडियम और पोटेशियम आयन का वो सिर्फ नोड्स ऑफ रैनवियर में होता है। तो यहाँ पे जब सोडियम आयन अंदर आते हैं और मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाती है, यानी कि जो पोटेंशियल है वो +50 तक पहुंच गया, उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे सोडियम आयन अंदर आ गए तो कुछ सोडियम आयन यहाँ से मूव कर जाते हैं दूसरे नोड्स ऑफ रैनवियर में। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे जो पोटेंशियल था वो -70 से पहुँच गया +50 तक, सॉरी -70 से पहुँच गया -60 तक, यानी कि जो वोल्टेज गेटेड चैनल है वो यहाँ पे खुल जाते हैं। खुलने के बाद क्या होगा, वापस से जो वोल्टेज गेटेड चैनल है सोडियम आयंस के लिए वो खुल गए, तो मेम्ब्रेन कैसे हो गए, धीरे धीरे वो अंदर आने लगे, तो ये जो पोटेंशियल है +50 तक पहुंच गया। ठीक है, यानी कि डीपोलराइज हो गया। उसके बाद क्या हुआ, पोटेशियम आयन बाहर गए, तो ये वापस -70 और फिर -80 और फिर -70 तक पहुंच गया, यानी कि वापस से रीपोलराइज हो गया। तो जो डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन का प्रोसेस है वो सिर्फ कहाँ हो रहा है, नोड्स ऑफ रैनवियर में। तो जो यहाँ पे जो मूवमेंट है या कंडक्शन होता है वो जंपिंग मोड में होता है, यानी कि एक नोड्स ऑफ रैनवियर से दूसरे नोड्स ऑफ रैनवियर तक, फिर एक से फिर आगे दूसरे नोड्स ऑफ रैनवियर तक, इस तरह से ये जो इम्पल्स है वो जंपिंग मोड में आगे बढ़ता है। इस तरह के कंडक्शन को बोलते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन, जो कि माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में होता है। तो आज ये पूरा टॉपिक ख़त्म होता है जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स का। लेकिन अब जो मैं आगे वाले वीडियो में बताऊंगी वो ये बताऊंगी कि जब ये नर्व इम्पल्स कंडक्ट होके आगे बढ़ती है तो आगे क्या होता है, टर्मिनल एंड्स होते हैं एक्सॉन के, उसके बाद सिनेप्स होता है, सिनेप्स से क्या होता है, दूसरे सिनेप्स के थ्रू दूसरे न्यूरॉन्स जुड़े होते हैं, जैसे ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो सिनेप्स, अब ये जो नर्व इम्पल्स यहाँ से कंडक्ट होके जा रही है वो सिनेप्स को क्रॉस करके कैसे दूसरे न्यूरॉन तक पहुँचती है, तो उसे बोलते हैं सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। अब वो कैसे होता है उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।